हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है पीजेंट्स, ज़मींदार एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, द 16th एंड 17th सेंचुरी। ये चैप्टर पीजेंट्स, जिसे हम किसान कहते हैं, ज़मींदार एंड द स्टेट और राज्य के बारे में हमें बताता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों के समय में जो हमारे देश की कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमें 5 टॉपिक पर फिक्स करना है। सबसे पहले, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस and taxes related with the crops during the Mughal Empire. This is number one. Number two, what was the role of panchayat and their functions in the rural areas. Number three, इस चैप्टर में हम जानेंगे वो है what was the role of women in the agrarian society during the 16th and 17th century. And what was the conditions of the forest dwellers, जंगल में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसे थी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और 5वां जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा वो ये है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन कंसोलिडेटिंग द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को मजबूत बनाने में ज़मींदारों का क्या रोल रहा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर्स की हम कुछ बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें बेसिक जो है बताने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी नियर अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिविंग इन द विलेजेस। एट द टाइम पीजेंट्स एंड लैंडेड एलिट्स, जिसको हम ज़मींदार कहते हैं, वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। एंड this relationship between the relationship of cooperations, competition and conflict among the peasants and the states explain about the conditions of rural society in India. अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला इसका टॉपिक, दैट इज़ पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। आप सब जानते हैं the main source of income in the rural area is agriculture productions, was agriculture productions। आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी भारत में कृषि एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जो गाँव में लोग रहते हैं उनके लिए। और आज से 16 और 17 सेंचुरीज़ में भी ये ऐसा था। एंड द एग्रीकल्चरिस्ट पीपल इन्वॉल्व इन tilling the soil, sowing the seeds, harvesting the crop आफ्टर द राइपनिंग ऑफ इट थ्रू आउट द ईयर्स। जो लोग किसान गाँव में रहते हैं वो ज़मीनों को हलते हैं, बीज बोते हैं, फसलों को पकने के बाद उनको काटते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। एंड इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की बहुत सारी फीचर्स हैं। इसकी फीचर्स इसलिए वेरी करती हैं बिकॉज इंडियन टोपोग्राफी इज़ अ वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी हैव इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वी हैव अ सैंडी टेक्सचर्स, तो दे मे that in that place we may able to produce only one crop, yeah, you can say that it's a rain fed crops. In a forest area the type of contour and terraces farming are there, and whereas the plains are there, वहाँ पर पॉसिबल है 2 or 3 crops can be produced. Now the question comes, we are focusing that we are reading about the 16th and 17th centuries में condition of agrarian society in India, कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय कृषि की दशा और स्थिति कैसे थी, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। इसके लिए आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन हम लिख सकते हैं
write down the important sources which are providing the details of agriculture system in India, कि वो sources क्या हैं, वो सबूत क्या है, वो गवाह क्या हैं, वो एविडेंसेस कौन से हैं, वो स्रोत कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें उस समय में, आज से 400 साल पहले भारत में कृषि की व्यवस्था कैसी थी जिसके बारे में हमें पता चलता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है, one of the major important sources of the agrarian history of the 16th and early centuries, 17th centuries are chronicles and documents। उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है chronicles and documents। क्रॉनिकल्स का मतलब है, जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, क्रॉनिकल्स मीन्स जिसको हम तारीख भी कहते हैं। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ अ इवेंट विच हैज़ बिन रिटर्न सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर, कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज़ जिसे तारीख के हिसाब से या तारीखों को हिसाब से या एक व्यवस्थित समय के अनुसार लिखा जाता है, दैट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिकल्स, और जिसे हम तारीख भी कह सकते हैं पर्शियन भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल वाज द आईने अकबरी। उस समय के 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो एग्रीकल्चर व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है उसका सबसे बड़ा सोर्सेज है क्रॉनिकल, जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी एक बुक का नाम है विच इज़ रिटन बाय अकबर्स फेमस कोर्ट और हिस्टोरियंस एंड हुज नेम वाज अबुल फजल। इसका मतलब है आईने अकबरी वाज रिटन बाय द अबुल फजल एंड अबुल फजल वाज द कोर्टियर्स ऑफ द अकबर एम्पायर। अकबर के साम्राज्य में वो दरबारी था। एंड इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है कि आईने अकबरी की फीचर्स बताइए। तो ये आईने अकबरी जो है, दिस प्रोवाइडेड अ मेटिकुलसली रिकॉर्ड द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टिवेशंस। ये हमें कल्टिवेशन के बारे में जानकारी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड इट ऑल्सो ट्राई टू इस्टेब्लिश और रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द रूरल मैग्नेट्स, दैट इज़ जमींदार, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। इसके साथ साथ आइन ऑल्सो प्रेजेंट द विज़न ऑफ अकबर्स एम्पायर। आइन ये भी बताती है कि अकबर का विज़न क्या था, आदर्श क्या था उस समय के बारे में। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द सोशल हार्मनी बाय अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास एंड इसके साथ साथ आइन ये भी कहती है कि एनी काइंड ऑफ अ रिवोल्ट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर प्री डेस्टाइन्ड टू बी फेलियर। कि आइन में ये भी स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि किसी भी तरह का विद्रोह जो है वो राजा के समक्ष या अकबर मुगल एम्पायर या मुगल सत्ता के खिलाफ उसे असफल होना निश्चित है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो अंडरलाइन किया है पिंक पार्ट में भी आप देख रहे हैं, जो पर्पल पार्ट में आप देख रहे हैं, उसमें ये भी है सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है, दैट इज़ द डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान डेटिंग फ्रॉम द 17th एंड 18th सेंचुरीज़। की कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया एट दैट टाइम। एट द सेम टाइम some of the extensive records made by the East India Company also provide us the useful descriptions about the peasants and their conditions. So these are the three important points in which these resources are providing information about the agrarian society of India. The next question is the peasants and their lands, किसान और उनकी ज़मीन। सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन में, हम पूछ सकते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, what kind of terms used to denote the farmers। उस समय में किसानों को संबोधित करने के लिए किस टर्म्स का यूज़ किया जाता था, एंड what kind of which are the different types of the farmers were there। उस समय में अलग अलग किसानों की टाइप्स क्या थी। सबसे पहले हम लिख सकते हैं at the time the language of the administration was Persian। उस समय में प्रशासन की जो भाषा थी वो पर्शियन थी। And in that term the peasants was known as रैयत and plural में उसे रियाया कहा जाता था। इसका मतलब कि पर्शियन भाषा में किसानों को रैयत कहा जाता था, और यदि उसका बहुवचन देखें तो वो रियाया शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ऑल्सो नोन एज मुजारिन
And apart from that, in additions, we also encountered the some term that is किसान और आसामी. कुछ जगहों पर पीजेंट्स के लिए किसान और आसामी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है. एंड these sources of the 17th centuries are telling us there were two different kind of farmers were there. The first one khud kashta and second one is पाही काश्ता. दो तरह के किसान थे, एक खुद काश्त और पाही काश्त. खुद काश्त का मतलब है द रेजिडेंट ऑफ द विलेजेस इन विच दे हेल्ड देयर लैंड्स. खुद काश्त मतलब जिसका मतलब है खुद मतलब स्वयं से, जो अपनी ज़मीन पे खेती करता था, दे वर नोन एज द खुद काश्ता. पाही काश्ता मतलब द नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स हु बिलोंग टू सम अदर विलेज, जो दूसरे गांव से संबंध रखते थे, उनको पाही काश्त कहा जाता था. एंड दीज कल्टिवेटेड लैंड्स एल्वेज ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. अब क्वेश्चन आता है कि वाई द पीपल्स लाइक टू बिकम अ पाही काश्ता. लोग पाही काश्ता क्यों होते थे? इसके दो रीज़न हैं. समटाइम्स दे मे हैव अ फेवरेबल लैंड रेवेन्यू एंड समटाइम ड्यू टू द कंपल्शन ऑल्सो. हो सकता है कि कुछ लोगों को दूसरे गाँव में खेती करना इसलिए भी पसंद था कि the terms of the revenue in a distant village were more favorable. Or second one is out of compulsion, for example forced by economical distress after a famine. And इसके साथ साथ ये भी आता है कि what is the economical conditions या general condition of the farmers क्या थी. Most of the farmers have a pair of blocks and two plows. किसानों के पास एक जोड़ी बैल होता था और दूसरा उनके पास दो हल होते थे. एंड किसी के पास इससे कम भी हो सकता था. एंड इन गुजरात पीजेंट्स हैविंग 6 एकड़ ऑफ लैंड कंसिडर्ड टू बी अफ्लुएंट. जिस किसान के पास गुजरात में 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 6 एकड़ के लगभग है, तो वो काफ़ी प्रभावशाली समझा जाता था. एंड एट द सेम टाइम इन बंगाल द 5 एकड़ वाज द अपर लिमिट ऑफ ऑन एवरेज. 5 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास है तो वो ठीक ठाक किसान समझा जाता था. यदि इफ़ इट इज़ लेस देन 5 तो दे वर कंसिडर्ड एज अ एवरेज फार्मर्स. एंड 10 एकर्स वुड मेक अ रिच आसामी. यदि किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो अपने आप में एक बहुत ही अमीर और समृद्ध किसान समझा जाता था. नाउ द नेक्स्ट टर्म सब टॉपिक इज दैट इरीगेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि वहाँ पर इरीगेशन और की तकनीक के माध्यम क्या थे. इरीगेशन का मतलब है सिंचाई का क्या माध्यम था. इरीगेशंस का सबसे पहले हम कह सकते हैं द अबंडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर एंड मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स वर 3 फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर. ये क्वेश्चन भी बनता है कि वाई डिड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का विस्तार अधिक क्यों हो रहा था. उसके पीछे रीज़न है फर्स्ट द अबंडेंस ऑफ लैंड, ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, अवेलेबल लेबर, मज़दूरों की संख्या ज़्यादा थी, एंड मोबिलिटी ऑफ द पीजेंट्स, और किसान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे. दूसरा इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ इरीगेशन. उस समय में सिंचाई का क्या साधन था लोगों के पास. सबसे पहले हम कह सकते हैं द मानसून वाज द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑल्सो एंड इवन टुडे ऑल्सो. एंड सेकेंड वन इज़ फॉर द requirement of additional water, artificial system of irrigation had been devised for this. उनके लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम भी बनाया गया था. फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बैल के द्वारा जो पानी निकालने की जो प्रक्रिया हो रही है, इस सिस्टम को हम रहट कहते हैं. तो आप ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि दैट इन लाहौर, दौलत, दीपालपुर, प्रेजेंट पाकिस्तान में जहाँ पर है, आगरा, चंदावर, बयाना, उत्तर प्रदेश, the peoples used to irrigate the fields by using the rahat from the wells. खेतों कुओं से पानी निकालने के लिए वो रहट का भी इस्तेमाल करते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑल्सो रिसीव सम स्टेट सपोर्ट एज वेल. राज्यों ने भी बहुत सारी मदद की लोगों की इरीगेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्दर्न इंडिया द स्टेट अंडरटुक डिगिंग ऑफ न्यू कैनल्स. राज्य ने नई नहरों को खुदवाया एंड रिपेयर द ओल्ड वंस. पुरानियों को मरम्मत करवाई, जिसमें सबसे फेमस जो नहर है शाह नहर इन द पंजाब ड्यूरिंग द शाहजहाँ's रेन. शाहजहाँ के समय में शाह नहर इन पंजाब में उसको रिपेयर कराया गया. सो इसको अंडरलाइन किया गया, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक में से. एंड नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है
एन अबडेंस ऑफ क्रॉप्स, बहुत मात्रा में फसलों का उत्पादन होता था। अब इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एग्रीकल्चर वा ऑर्गेनाइज अराउंड टू मेजर सीजनल साइकिल। आप सबको पता है कि कृषि दो तरह से, कृषि के दो सीजन्स होते थे। फर्स्ट वन द खरीफ, द सेकेंड वन इज़ रबी। खरीफ जिसे ऑटमन कहते हैं, रबी मतलब जिसे हम जो स्प्रिंग के शुरुआत में समाप्त हो जाती है, सर्दियों के दिनों में बोई जाती है और स्प्रिंग के शुरुआत होने से पहले अंत होने तक उसे काट लिया जाता है। And at their time, in these seasons, the farmers produce a minimum of 2 crops in a year, that is called दो फसला, and some where जहाँ पर rainfall or irrigation are assured a continuous supply of water, even give a 3 crops, and this is called as, वहाँ पर 3 फसलें भी होते थी, 3 crops भी होते थे। एंड उदाहरण के लिए आईने अकबरी में बताया जाता है कि इन मुगल प्रोविंसेस ऑफ आगरा प्रोड्यूस्ड नियर अबाउट 39 varieties of crops, Delhi produced 43 over the 2 seasons, and Bengal produced 50 varieties of the rice alone. And apart from that, the peasants also used to do some subsistence farming as well as the commercial farming. And we often come across the term of जिन्स कामिल। हम एक नई टर्म्स के साथ हमेशा हमें सामना होता है जिसको हम कहते हैं जिन्स कामिल। जिन्स कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स। परफेक्ट क्रॉप्स का मतलब क्या है कि ऐसी क्रॉप्स जिसको बेचने से स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, कमर्शियल क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड शुगर केन। Mughal state, in that time, Mughal state also encouraged some peasants to cultivate such crops as they brought in more revenue, such as cotton and sugar cane were considered as a jins kamil. And cotton was also grown over a great swath of territory spread over central India and the Deccan Plateau, and the Bengal was famous for its sugar. And इसके अलावा some oil seeds were also there. Oil seed में mustard and lentils हम कह सकते हैं। lentils मतलब दालों वाली फसलें। These crops were also considered as a cash crops. And even the 17th century, several new crops from the different part of the subcontinent was emerged in India. कि भारत में कुछ नई फसलों का उत्पादन भी शुरू हुआ जिसमें मेज़, मक्का है फॉर एग्जांपल, इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाया अफ्रीकन स्पेन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है। मक्का का जो फसल है वो भारत में अफ्रीका के जरिए स्पेन के माध्यम से, स्पेन और अफ्रीका से होते हुए भारत में आया है। एंड फिर उसके बाद हम कह सकते हैं सेकेंड वन इज़, अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द अदर मेजर क्रॉप्स grown in Western India, especially the vegetables like tomatoes, potatoes, chilies were introduced in the New World at this time, and at the same time some fruits like pineapple and papaya. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सब्जियां और फल हैं भारत में उस समय में इंट्रोड्यूस किए गए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेसन करेंगे।